स्टेटस शुरू कर दिया था हम लोगों ने। क्यों पढ़ रहे थे हम लोग स्टेटस? क्योंकि आपको टैक्स निकालना है किसके ऊपर? टोटल इनकम। और चार्जिंग सेक्शन ने क्या बोला था? टोटल इनकम shall be determined on the basis of residential status। जब तक आपको ये मालूम नहीं होगा आप टोटल इनकम नहीं निकाल सकते, और अगर आप टोटल इनकम नहीं निकाल सकते तो फिर टैक्स कैसे निकले? क्या खा रहे हो यार? चिंगम बाहर फेंक क्या हो? सवेरे सवेरे चिंगम कौन खाता है, और वो भी प्रोफेशनल क्लास के अंदर? देखो बेटा, जो आप लोग एक कोर्स कर रहे हो ना, ये एग्जाम पास करना नहीं है, एक पूरा लाइफ स्टाइल है आपकी, ठीक है ना? और मैं सब कुछ सिखा देता हूँ 6 महीने के अंदर। सीएमए सिर्फ एक कोर्स नहीं, एक रेपुटेशन है। एक बीकॉम का बंदा भी सारी चीजें पढ़ता है जो आप पढ़ रहे हो, तो फिर मैं बीकॉम को क्यों ना हायर कर लूं कि आपको हायर कर लूं? ठीक है, तो आपके चाल चलन में प्रोफेशनलिज्म दिखना चाहिए, आपके बात करने के तौर तरीके में दिखना चाहिए, तभी आपका मार्केट रेट मिलता है। ठीक है ना? तो देखो, जब तक स्टेटस नहीं निकलेगा आप टोटल इनकम नहीं निकाल सकते, और जब तक टोटल इनकम नहीं निकलेगा टैक्स कैसे निकलेगा, और जब तक टैक्स नहीं निकलेगा गवर्नमेंट को जमा कैसे करोगे? ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या सीखना है? स्टेटस। मैंने आप लोगों को अभी तक टैक्स निकालना सिखाया, अब यहां से एक और सेगमेंट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक जितनी भी कहानी शुरू हुई थी उसके अंदर मैंने आपको टोटल इनकम दिया था, आप उसके ऊपर टैक्स निकाल देते थे। अब यहां से एक दूसरा सेगमेंट, अब हम इनकम निकालना सीखेंगे, और जिन लोगों ने टैक्स निकालना नहीं सीखा वो पहले इनकम निकालना सीखेंगे, बाद में टैक्स निकालना सीखेंगे। ठीक, तो देखिए, स्टेटस हमें 5 लोगों का पढ़ना होता है, क्योंकि रियल लाइफ में ये 5 ही लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। एक तो स्टेटस आप सीखोगे इंडिविजुअल का, दूसरा आप सीखोगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, तीसरा सीखोगे कंपनी का, चौथा सीखोगे पार्टनरशिप फर्म का प्लस एलएलपी, पांचवा सीखोगे आप एओपी बीओआई का। इन 5 लोगों का स्टेटस हमें सीखना है। क्यों सीख रहे हैं हम लोग स्टेटस? मैंने वही एग्जांपल दिया था ना, कि आप मेरे से पूछो कि मंदिर जाऊं, मस्जिद जाऊं, गुरुद्वारा जाऊं कि चर्च जाऊं, तो मैं आपको बता नहीं सकता जब तक आप अपना धर्म नहीं बताओगे। तो वैसे ही जब तक, जैसे मान लो आप इंडिविजुअल हो, आप मेरे को अपनी इनकम बता के बोल रहे हो बताओ इसमें से कौन कौन सी ऐसी इनकम है जिसके ऊपर इंडिया में टैक्स देना है, मैं बता ही नहीं सकता। मैं सबसे पहले आपसे क्या पूछूंगा, आपका इंडिया में स्टेटस क्या है? आप रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, रेजिडेंट ऑर्डिनरी हो, नॉट ऑर्डिनरी हो? जैसे ही आप बताओगे मैं आपकी इनकम निकाल लूंगा। जैसा आपको मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था ना, बताइए एक इंडिविजुअल टैक्स पर्पज के लिए इंडिया में क्या हो सकता है? एक इंडिविजुअल कितने स्टेटस एंजॉय कर सकता है? बताया था मैंने, लास्ट क्लास में पढ़ाया नहीं था लेकिन बता दिया था। कितने स्टेटस? आर एंड ओ आर हो सकता है, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी, और तीसरा, जब तक मुझे ये नहीं मालूम होगा मैं आपकी टोटल इनकम नहीं निकाल सकता। टोटल इनकम निकालने के लिए मुझे आपका स्टेटस चाहिए। मान लो काउंटर पे आ गए और तुमने कहा मुझे पढ़ना है, तो मैं पूछूंगा ना कौन सी क्लास में पढ़ना है, तुमने ये नहीं बताना, कुछ भी पढ़ा दो। मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ा सकता, आपको बताना होगा कि सीए में करना चाहते हो, सीए करना चाहते हो, सीए में क्या करना चाहते हो,
फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। तो जब तक इंडिविजुअल हमको ये नहीं बताएगा हम उसकी इनकम नहीं निकाल सकते। लेकिन जैसे ही उसने कहा मैं आर एंड ओ आर हूं, बस काम हो गया हमारा। बताइए अगर वो आर एंड ओ आर है तो कौन सी इनकम टैक्स होगी उसकी? आवाज नहीं आ रही। बताया था हल्का सा मैंने, जो उसकी इंडियन इनकम होगी वो तो इंडिया में टैक्स होगी, लेकिन उसकी जो फॉरेन इनकम होगी ना, वो फॉरेन इनकम भी इंडिया में टैक्स होगी। यही पढ़ा था हम लोगों ने। लेकिन जैसी वो क्या बोलता है कि वो रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी है, देखो इंडियन इनकम तो हमेशा इंडिया में टैक्स होगी, तो इंडियन इनकम को तो टैक्स करेंगे, लेकिन फॉरेन इनकम सारी नहीं, लिमिटेड, थोड़ी सी लिमिटेड फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्स करेंगे। और अगर वो कहता है कि मैं कौन हूं, नॉन रेजिडेंट, तो सिर्फ उसकी कौन सी इनकम इंडिया में टैक्स होगी? इंडियन इनकम। क्रक्स क्या निकला था? इंडियन इनकम हमेशा इंडिया में टैक्स होती है, क्योंकि आपने इंडिया को यूज करके इनकम कमाया है। तो अगर आपने इंडिया के रिसोर्सेस को यूज किया है तो बताइए इंडिया को पे भी तो करना होगा, बताइए। तो कहता है इंडियन इनकम तो हमेशा टैक्स होगा, लेकिन फॉरेन इनकम सिर्फ कहां टैक्स होगा? आर एंड ओ आर के केस में, और थोड़ा सा लिमिटेड फॉरेन इनकम टैक्स होगा आर एंड एन ओ आर के केस में। तो मान लो आपसे कोई पूछता है कि टैक्स के लिए तुम इंडिया में क्या बनना चाहते हो, रेजिडेंट ऑर्डिनरी, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी, या नॉन रेजिडेंट, क्या बनना चाहते हो? बताओ, सोचो। पढ़ना नहीं है टैक्स को, थोड़ा सा दिमाग लगाना। बताइए अगर आपको चॉइस दिया जाए कि टैक्स पर्पज के लिए इंडिया में आप कौन सा स्टेटस ज्वाइन करना चाहते हो, बताइए कौन सा एंजॉय करना चाहोगे? आर एंड ओ आर एंड एन ओ आर, या एन आर? बोलो क्या बनना चाहोगे? मान लो भगवान सपने में आ गए और भगवान ने कहा बताओ आर एंड ओ आर एंड एन ओ आर और एन आर, क्या बनना चाहोगे? एन आर, क्योंकि सबसे कम टैक्स एनआर के केस में आएगा आपका। आर एंड ओ आर क्यों बनोगे? तो सबसे बड़ा पाप है, ये टैक्स का सबसे बड़ा पाप है। अगर आप आर एंड ओ आर बन गए तब तो आपकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्स हो जाएगी, टैक्स ज्यादा होगा आपका। लेकिन जैसे ही आप नॉन रेजिडेंट बनते हो, आपकी सिर्फ कौन सी इनकम टैक्स होगी? तो जो हम लोगों के क्लाइंट होते हैं ना, बहुत पैसे वाले, हम उनको देखा है तुम लोगों ने, बड़े बड़े लोग काफी टाइम बाहर रहते हैं, बेटा वो घूमने नहीं जाते, उनका सीए उनको इंडिया में नॉन रेजिडेंट बनाने की कोशिश करता है। इंडिया में सिर्फ उनको उसी इनकम पे टैक्स देना पड़े जो उन्होंने इंडिया में कमाया है। टैक्स प्लानिंग होती है ये, तुम प्लानिंग कह सकते हो, रियल में वो चोरी है। तो अगर आपका एसएससी इंडिया में नॉन रेजिडेंट है तो उसका टैक्स सबसे कम इंडिया में आएगा। यहां देखो, स्क्रीन पे देखो, कहां सबसे कम इनकम आएगी? नॉन रेजिडेंट के केस में। और जब इनकम कम होगी इंडिया में तो उसके ऊपर टैक्स। तो आप कहोगे सर कोई बात नहीं, जिस कंट्री में जाएगा वहां तो टैक्स होगा ना। इंडिया का टैक्स बहुत ज्यादा है और हम उसको ऐसी कंट्री में भेजते हैं जहां का टैक्स कम हो या हो ही ना। दुबई, साइप्रस, फिलीपीन, मॉरिशस, सिंगापुर, जहां टैक्स है ही नहीं या फिर बहुत कम है। आ रहा है समझ में? तो बताइए आप क्या बनना चाहोगे? नॉन रेजिडेंट, टैक्स पर्पज के लिए, सिर्फ टैक्स के एंगल की बात बोल रहा हूं, ठीक है। तो देखिए अब ना हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि आर एंड ओ आर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, आर एंड एन ओ आर बनाने के लिए क्या करना होगा, नॉन रेजिडेंट के लिए क्या करना होगा। ठीक बात है, याद रखिएगा इंडिविजुअल और एचयूएफ, ठीक है बेटा। ये दो लोग तीन स्टेटस एंजॉय कर सकते हैं, आर एंड ओ आर एंड एन ओ आर या एन आर। लेकिन इसके अलावा जो तीन लोग बच गए ना, जो कंपनी थी, पार्टनरशिप फर्म या एओपी बीओआई, वो लोग या तो रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट, वो ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी नहीं होते हैं। तो वहां काम आसान हो जाता है हमारा। तो मैं सबसे पहले आपको स्टेटस पढ़ाने जा रहा हूं कंपनी का। छोटे छोटे काम जल्दी खत्म कर देते हैं, फिर बड़ा काम करेंगे। बताइए आपका चार्जिंग सेक्शन क्या था? 4। सेक्शन 6 में ना हम पढ़ते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। जितने भी पांचों लोगों का जो स्टेटस का सेक्शन है ना, वो 6 ही है।
तो स्टेटस निकालना कौन से सेक्शन में सीखोगे आप लोग? सेक्शन 6। और 6(3) के अंदर कंपनी का स्टेटस है। सेक्शन 6 अब सेक्शन 3। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। बहुत बार एग्जाम में आता है ये, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। देखो बहुत सिंपल है। कंपनी का स्टेटस निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे वो कंपनी इंडियन कंपनी है या फॉरेन कंपनी। वो कंपनी इंडियन कंपनी है या वो कंपनी फॉरेन कंपनी है। कैसे पता लगाओगे कि वो इंडियन कंपनी है? कैसे पता लगेगा कि वो इंडियन कंपनी है? किसको कहते हैं हम लोग इंडियन कंपनी? बताइए। अरे इंडियन कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है यार, जो इंडिया में रजिस्टर्ड है। सोर्स कहां से आ गया? जो इंडियन आरओसी में रजिस्टर्ड है, जिसने अपना रजिस्ट्रेशन कहां करा रखा है? इंडिया में। याद रखिए, अगर इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया। अगर कोई इंडियन कंपनी है तो वो हमेशा इंडिया में रेजिडेंट मानी जाएगी, ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया। इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया। और अगर वो रेजिडेंट बन गई तो बताइए उसकी कौन सी इनकम इंडिया में टैक्स होगी? ग्लोबल इनकम टैक्स। रेजिडेंट के केस में सारी इनकम टैक्स होती है। ग्लोबल इनकम टैक्सेबल इन इंडिया। ग्लोबल का मतलब इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम। जैसे ही आपने उसको रेजिडेंट बोल दिया, उसकी सारी इनकम इंडिया में टैक्स हो जाएगी, चाहे उसने इंडिया में कमाया हो, चाहे इंडिया के बाहर से कमाया हो। जैसे ही इंडियन कंपनी इंडिया की रेजिडेंट बन गई, ग्लोबल इनकम टैक्सेबल इन इंडिया। और इंडियन कंपनी को हम कैसे रेजिडेंट बनाएंगे? बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो इंडियन कंपनी है तो वो हमेशा इंडिया में रेजिडेंट रहेगी। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एक इंडियन कंपनी का कंट्रोल मैनेजमेंट 100% आउटसाइड इंडिया है। कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हो गई, लेकिन कंट्रोल मैनेज कहां से होती है? आउटसाइड इंडिया से। क्या फिर भी वो इंडिया की रेजिडेंट है? एक इंडियन कंपनी जो 100% कहां से कंट्रोल हो रही है? आउटसाइड इंडिया से। क्या फिर भी वो इंडिया की रेजिडेंट है? यस, इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कंपनी मैनेज कहां से हो रही है, कंट्रोल कहां से हो रही है। अगर उसके ऊपर इंडियन कंपनी का ठप्पा लग गया, वो हमेशा इंडिया में क्या मानी जाएगी? इंडिया में रेजिडेंट मानी जाएगी। इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया। क्या हासिल कर लिया आप लोगों ने इसको रेजिडेंट बना के? जैसे ही आपने रेजिडेंट बनाया, सेक्शन 5 पिक्चर में आता है और कहता है कि अगर वो रेजिडेंट है तो उसकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्स होगी। ग्लोबल मतलब इंडियन प्लस फॉरेन इनकम, दोनों इंडिया में टैक्स होगी। एक बात है, तो इंडियन कंपनी कभी नॉन रेजिडेंट नहीं हो सकती। इंडियन कंपनी टैक्स पर्पज के लिए हमेशा इंडिया में रेजिडेंट होगी। क्या एक फॉरेन कंपनी भी इंडिया में रेजिडेंट हो सकती है? कहा गया यस। एक फॉरेन कंपनी भी इंडिया में रेजिडेंट हो सकती है। एक फॉरेन कंपनी रेजिडेंट भी हो सकती है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकती है।
रेजिडेंट भी हो सकती है और नॉन रेजिडेंट। एक फॉरेन कंपनी इंडिया में रेजिडेंट कब होगी? देखो क्या कहता है, कहता है एक फॉरेन कंपनी इंडिया की रेजिडेंट तब होगी अगर इफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट में हम लोग पोयम बोलते हैं, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट सिचुएटेड इन इंडिया, सिचुएटेड इन इंडिया। अगर एक फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां सिचुएटेड है? इंडिया में, तो एक फॉरेन कंपनी भी इंडिया की रेजिडेंट हो सकती है अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पोयम सिचुएटेड इन इंडिया। लेकिन अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां पे है? इफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट situated outside India, अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेजिडेंट, और अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया है तो रेजिडेंट। जैसे ही रेजिडेंट बन गई, बताइए कौन सी इनकम इंडिया में टैक्स होगी? बोलो ना यार, यार आप लोग बोलते नहीं हो, समस्या यही है। और बोलोगे तो इंडियन इनकम प्लस फॉरेन बोलोगे तभी तो समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं खुद ही अपने आप को बोल के समझा रहा हूं, इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम दोनों टैक्स होगा। लेकिन जैसे ही वो नॉन रेजिडेंट, तो बताइए कौन सी इनकम? सिर्फ इंडियन इनकम टैक्स होगी। सिंपल सी बात। जैसे ही स्टेटस निकल गया, सेक्शन 5 पिक्चर में आता है और वो आपको स्कोप बताता है टोटल इनकम का। जैसे ही आपने रेजिडेंट बनाया, इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम। जैसे ही नॉन रेजिडेंट, सिर्फ इंडियन इनकम। इंडियन कंपनी कभी भी नॉन रेजिडेंट नहीं होगी, हमेशा रेजिडेंट होगी। एक फॉरेन कंपनी रेजिडेंट भी हो सकती है और नॉन रेजिडेंट। अगर फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां सिचुएटेड हो, तो वो अरे वाह, तुम लोग बोल सकते हो, इंडियन कंपनी प्लस फॉरेन कंपनी, है ना। और अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां है? आउटसाइड इंडिया, तो नॉन रेजिडेंट हो गया और सिर्फ इंडियन इनकम टैक्स होगी। देखिए समझने वाली बात है। इंडिया में कंपनी के ऊपर टैक्स रेट क्या है? पढ़ाया था आप लोगों को। इंडियन कंपनी का टैक्स रेट क्या है? 30%। अगर आप इंडिया में कोई कंपनी बनाते हो, जैसे मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है XYZ लिमिटेड, ये इंडियन कंपनी है, क्या रेट है? 30%। मतलब अगर ये कंपनी इंडिया में 1 करोड़ कमाती है तो 30 लाख तो सिर्फ बेसिक टैक्स, इनकम टैक्स देना पड़ेगा, उसके ऊपर हेल्थ, एजुकेशन सेस और भी बहुत सारी चीजें। तो इस कंपनी का जो मालिक है ना, ये किसी सीए को मिलता है, किसी समझदार आदमी को मिलता है। सीए इसकी प्लानिंग करता है कि एक काम करो, इस कंपनी को आप इंडिया में क्यों रजिस्टर्ड करवा रहे हो, विदेश में करा लो, आप ऐसी कंट्री में करा लो जहां टैक्स रेट 0 है या 30% से कम है। तो ये लोग चले जाते हैं किसी कंट्री में, किसी फॉरेन कंट्री में, और वहां पे कंपनी बना लेते हैं। यहां नहीं बनाते, कहां बनाते हैं? विदेश में। PQR लिमिटेड, धंधा सब वही करेंगे ये लोग, लेकिन कौन सी कंपनी के नाम पे? विदेश वाली कंपनी के नाम पे। अब सोचो, वहां तो 0% टैक्स है या 10% है, लेकिन बताइए कंपनी इफेक्टिवली मैनेज कहां से हो रही है?
कंपनी के सारे मीटिंग्स कहां हो रहे हैं, डायरेक्टर कहां बैठ रहे हैं। तो बताइए, सिर्फ फॉरेन में रजिस्टर्ड हो जाने से तुम फॉरेन नॉन रेजिडेंट थोड़ी बन जाओगे। हम रियल में फॉरेन कंपनी किसको मानेंगे, जिसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड। सिर्फ तुम कंपनी वहां रजिस्टर्ड करके आ गए, सारे बोर्ड मीटिंग इंडिया में करते हो, सारे की डिसीजन इंडिया में ले रहे हो, तो हम तो मानेंगे तुम टैक्स चुराने के लिए बाहर जाकर रजिस्टर्ड करवा लिया था अपनी कंपनी को। तो आपका इफेक्टिव मैनेजमेंट, चाहे वो फॉरेन कंपनी ही क्यों ना हो, अगर इफेक्टिवली वो कहां से मैनेज हो रही है, अगर इफेक्टिवली वो इंडिया से मैनेज हो रही है, तो टैक्स पर्पज के लिए हम इंडिया का रेजिडेंट मान लें। लोग ऐसा किया करते थे, उनको पकड़ने के लिए ये प्रोविजन बना दिया। लोग जानबूझ के दूसरे कंट्री में जाके कंपनी बनाते थे, क्योंकि वहां का टैक्स रेट इंडिया के टैक्स रेट से कम होता था। तो ऐसे चोरों को पकड़ने के लिए उन्होंने कहा कि फिर भी तुम इंडिया के रेजिडेंट हो सकते हो, अगर आपके कंपनी का इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां सिचुएटेड है, इंडिया में। हाँ, तुम बनाओ इंडिया से बाहर कंपनी, वही मैनेज करो, वही कंट्रोल करो, तुम नॉन रेजिडेंट कहलाओगे। लेकिन अगर फॉरेन कंपनी को तुम कहां से मैनेज कर रहे हो, इंडिया से, तो फिर तो हम उसको इंडिया रेजिडेंट मान लेंगे। आपके एग्जाम में 3 नंबर का फ्री का क्वेश्चन है ये, और इस चैप्टर का सबसे आसान पार्ट, स्टेटस ऑफ कंपनी। इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया। फॉरेन कंपनी रेजिडेंट भी हो सकती है और नॉन रेजिडेंट। बताइए, रेजिडेंट कब फॉरेन कंपनी? बोलिए, यहां नहीं बोलिएगा तो इंटरव्यू में बुलवाया जाएगा आपसे, है ना। बताइए, एक फॉरेन कंपनी इंडिया की रेजिडेंट कब? अगर उसका पोयम इंडिया में सिचुएटेड है, ठीक है ना। और अगर पोयम इंडिया में सिचुएटेड नहीं है, तो वो इंडिया में नॉन रेजिडेंट। बताइए, रेजिडेंट बनते ही आपको किस चीज का ज्ञान हुआ कि उसकी कौन सी इनकम के ऊपर इंडिया में टैक्स लगेगा। स्टेटस हम लोग इसलिए निकालते हैं कि इंडिया में कितना इनकम टैक्सेबल होगा। जैसे ही आपने रेजिडेंट बोल दिया, इंडियन प्लस फॉरेन इनकम, और नॉन रेजिडेंट इंडियन। आता है समझ में? बोलो। तो मान लो एग्जाम में एक शॉर्ट नोट आ जाए, राइट शॉर्ट नोट ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, लिख दोगे। कंपनी को 2 पार्ट में बांटेंगे, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट, फॉरेन कंपनी रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों ही हो सकती है, डिपेंड करता है कि उसका पोयम कहां पे सिचुएटेड। बोलो। चलिए, अब हम लोग जाएंगे पार्टनरशिप फर्म के ऊपर। अब किसका स्टेटस सीखेंगे हम लोग? पार्टनरशिप फर्म। इन सबके लिए एक ही प्रोविजन है, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, सबके लिए एक ही प्रोविजन है। ये लोग भी इंडिया में या तो रेजिडेंट होंगे या फिर नॉन रेजिडेंट, फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होगा। या तो इंडिया में रेजिडेंट होंगे या फिर नॉन रेजिडेंट। पार्टनरशिप फर्म चाहे 1932 वाली हो, पुरानी वाली, एलएलपी हो, एओपी, बीओआई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग इंडिया के रेजिडेंट हो जाएंगे अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस अफेयर्स, control management of business affairs are wholly or partly
सिचुएटेड इन इंडिया। सिंपल। अगर एक पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस अफेयर का कंट्रोल मैनेजमेंट ओनली और पार्टली कहां सिचुएटेड हो, इंडिया में, तो टैक्स पर्पज के लिए वो इंडिया के रेजिडेंट बन जाती है। एक ऐसी पार्टनरशिप फर्म जिसका कंट्रोल मैनेजमेंट बिजनेस अफेयर का होली या पार्टली। बताइए, होली का मतलब और पार्टली का मतलब। क्या पार्टली का मतलब 50% होता है? बेटा आपको च्युइंगम के लिए मना किया था ना यार, सबको अलग अलग मना करूं यार, ठीक क्या बात यार, कमाल है यार। क्रिकेट खेलने थोड़ी आए हो तुम लोग यहाँ पे, प्रोफेशनल स्टूडेंट हो आप लोग। एक बार कहने के बाद भी वही हालत है। आपको टीचर चाहिए बेस्ट, सब कुछ चाहिए बेस्ट, अपने ऊपर थोड़ा काम करो ना, आप बेस्ट होंगे सब बेस्ट हो जाएंगे। सवेरे सवेरे बताओ कौन खाता चुंगने में यार, तो क्रिकेट ग्राउंड में थोड़ी बैठे हम लोग। अभी उसको मना भी किया मैंने, फिर भी आप मुंह चलाए जा रहे हो यार, यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो आप लोग यार। कल को आपका कंपटीशन किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से होगा, धजिया उड़ा देगा वो इंटरव्यू में आपका। पार्टली का मतलब कहां 50% होता है यार, 1% भी है तो पार्टली है। 99:1 का रेशियो नहीं होता क्या? पार्टली का मतलब है इवन 0.1%। पार्टली का मतलब 50% नहीं होता। चिप्स के पैकेट से एक चिप्स निकाल के भी किसी को शेयर करोगे तो क्या बोलोगे? मैंने हिस्सा दिया। तो अगर 0.1% भी है तो हम उसको पार्टली बोलेंगे। तो कहता है देखो, एक पार्टनरशिप फर्म एओपी बीओवाई इंडिया की रेजिडेंट मानी जाएगी अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। बताइए, पार्टनरशिप फर्म में कंट्रोल और मैनेज करने का पावर किसके पास होता है? बोलो, पढ़ के आए हो ना आप लोग? किसके पास होता है? एक्टिव पार्टनर के पास। तब पढ़ के आए हो आप लोग यार। एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहा है, कंट्रोल मैनेजमेंट। कंट्रोल मैनेजमेंट किसके पास होगा? एक्टिव पार्टनर। तो अगर एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके बिजनेस अफेयर्स का, बिजनेस अफेयर का मतलब है बिजनेस एक्टिविटीज, अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, याद रखिएगा यहां बीच में और मत लिख देना, एंड और में बड़ा फर्क होता है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां पे सिचुएटेड हो? इंडिया में, होली या फिर पार्टली। तो ये फर्म इंडिया की क्या बन जाएगी? और जैसे ही रेजिडेंट बन गई, सत्य का ज्ञान हुआ, कौन सी इनकम टैक्स होगी? बताइए। ग्लोबल इनकम टैक्सेबल इन इंडिया। और ग्लोबल का मतलब वही, चाहे इंडियन इनकम हो चाहे फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम चाहे फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम फॉरेन इनकम दोनों ही टैक्सेबल हो जाएगा। आता है समझ में? बोलो। बताइए, एक पार्टनरशिप फर्म इंडिया में नॉन रेजिडेंट कब होगी? अपने आप लिखो यहां पे, अपने आप दिमाग लगाओ। मैंने बता दिया रेजिडेंट कब होगी, अब इसी को इंटरप्रेट करके आप बताइए एक पार्टनरशिप फर्म इंडिया में नॉन रेजिडेंट कब होगी? अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस अफेयर्स आर, बोलो, पार्टली क्यों भाई? पार्टली तो इंडिया में आए हो जाएगा। फुल्ली सिचुएटेड कहां? आउटसाइड इंडिया। पार्टली तो बोलते ही आप यहां आ जाओगे, इसके डिग्री में आ जाओगे।
कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस अफेयर्स आर होली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। क्योंकि अगर पार्टली भी इंडिया में हो गया ना, तब तो क्या बन जाएंगे वो फर्म क्या बन जाएगी, रेजिडेंट। तो कंट्रोल मैनेजमेंट कहां पे, होली का मतलब 100%, कहां सिचुएटेड हो। और जैसे ही आपने इसको नॉन रेजिडेंट बना लिया, बताइए क्या क्रक्स आया, ओनली इंडियन इनकम टैक्सेबल इन इंडिया। सिंपल। पार्टनरशिप फर्म चाहे एलएलपी हो चाहे नॉर्मल वाली पार्टनरशिप फर्म हो, अगर पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस अफेयर का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फुल्ली या पार्टली कहां सिचुएटेड हो, इंडिया में, तो टैक्स पर्पज के लिए वो फर्म क्या बन जाएगी, रेजिडेंट। हमेशा के लिए रेजिडेंट या उस साल के लिए, उस साल के लिए, अगले साल फिर चेक करेंगे। इनकम हर साल का निकालते हो ना, तो स्टेटस भी हर साल का निकालना होगा, ये नहीं हमेशा के लिए। अगले साल फिर इनकम निकालोगे, अगले साल फिर स्टेटस देखना होगा, हर साल। आता है समझ में। मुझे एक बात बताओ, चलो तुम में से सही से बताना, झूठ मत बोलना है ना, झूठ बोलना बुरी बात है। कितने लोगों को पढ़ने का मन नहीं करता, सही से बताओ। देखो इसका तो मुझे मालूम है, नहीं मतलब फ्री में सब कुछ मिल जाए तो क्यों पढ़ना। मान लो कोई सवेरे 50,000 रुपये रोज घर दे जाए, दूध वाला आता है ना सवेरे, वैसे ही एक आदमी सवेरे सवेरे आए और सर ये आपका आज का खर्चे के लिए पैसा 50,000 रुपया रोज दे जाए। कोई ऐसा जिसका पढ़ने का मन नहीं, जल्दी बताओ, एग्जाम्पल देना है मुझे, किस किस का पढ़ने का मन नहीं करता। शक्ल देख के ना, शक्ल देख के किसी का मन नहीं करता है ना, किसी का मन नहीं करता है ना। तो मान लो आप में से 4 बच्चे हैं जिनका बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता, ए और ये चारों एक दिन प्लान करते हैं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के ना घर छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि घर में रहेंगे तो माँ बाप पढ़ने के लिए बोलेगा। ये चारों ना चुपके से अपना पासपोर्ट बनाते हैं और कहते हैं इंडिया में रहेंगे तब तो पकड़ ही लेंगे लोग, देश छोड़ के भाग जाते हैं, है ना। यही लोग बड़े आदमी बनते हैं। पढ़ लिख के क्या करोगे, किसी की नौकरी करोगे, और ये इंडिया छोड़ के भाग के चले गए दुबई। और अभी ना दुबई में रियल एस्टेट का काम बहुत ज्यादा हो रहा है। इंडिया में रेट तो बहुत बढ़ गया रियल एस्टेट का, तो इंडिया के पैसे वाले लोग ना दुबई में जाके जमीन खरीद रहे हैं। पॉपुलेशन कहीं ना कहीं तो जाएगी। अब इंडियन कहां जा रहे हैं, दुबई, है ना, बहुत शिफ्टिंग हो रही है इंडिया से दुबई। तो ये चारों वहां जाके ना एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं। समझना ध्यान से, मैं कोई हंसी मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूं। वहां पे गए इन्होंने और एक पार्टनरशिप फर्म बना ली, एबीसीडी एंड कंपनी, है ना। एक पार्टनरशिप फर्म बना ली जिसमें चारों क्या बन गए, पार्टनर, इक्वल इक्वल पार्टनर बन गए। कौन से बिजनेस में डील करते हैं, रियल एस्टेट एक फर्म बना ली इन्होंने और ये चारों वहां बिजनेस करने लग गए। 1-2 साल इन्होंने खूब अच्छा काम किया वहां पे, इंडिया वापस ही नहीं आए। लेकिन अचानक से प्रीवियस ईयर 24-25, आप इसको फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हो, 24-25 में अचानक से एक दिन रात को डी अपने कमरे में ना रो रहा था। एक ही साथ रहते थे लोग, तो डी कमरे में तेज तेज रो रहा था। एक ही नींद खुली और उसने जाके देखा कि डी रो रहा है। उसने कहा भाई क्या हो गया, क्यों रो रहा है, बोल रहा मम्मी से मिलना।
मुझे मम्मी की याद आ रही है, मैं तो इंडिया जाऊंगा। ए भी रोने लगता है, कहता है मुझे भी अपने घर वालों की याद आ रही है, मुझे भी जाना है। बी और सी आते हैं, वो भी रोते हैं, चारों मिलकर रोते हैं, है ना, कि मुझे अपने घर जाना है, बहुत पैसे कमा लिए। किसके लिए कमाया हमने? माँ बाप के लिए, माँ बाप के पास जाना है, ठीक है। फिर चारों प्लान बनाते हैं कि वो 2 महीने की छुट्टी पे, क्वेश्चन पूछूंगा इसके बाद, तुम लोग कहानी नहीं सुना रहा हूं, ध्यान सुनना। ये लोग 2 महीने के लिए इंडिया वेकेशन पे आते हैं, घूमने के लिए, बिजनेस करने नहीं आते। ये इनका प्राइवेट ट्रिप है, वेकेशन पे 2 महीने घूमने आते हैं, वो इंडिया आते हैं। और जब इंडिया आते हैं ना, जब विदेशी लोग इंडिया आते हैं, खासकर वो लोग जो पहले इंडिया से वहां गए हैं और वहां से यहां आते हैं, तो लिस्ट बनाते हैं क्या क्या खाना है। खासकर देखो दुबई उबई में तो फिर भी इंडिया का टेस्ट मिल जाएगा, लेकिन जैसे यूरोप में चले गए, अमेरिका में चले गए, तो लोग ना लिस्ट बनाते हैं, क्योंकि उनके पास गिनती के दिन होते हैं, 30 दिन इंडिया में रुकना है, तो कहाँ छोले भटूरे खाने हैं, कहाँ आलू टिक्की खानी है, सब लिस्ट बना के तो देखो, अरे इंडिया में खाने पीने की चीज तो फिर भी सस्ती है। अमेरिका में एक जो बटर नान खाते हो ना आप लोग, $12 का आता है एक। तो एक इंडियन जब वहां खाता होगा ना नान, तो क्या सोचता होगा, 12 × 80 कम से कम 960 रुपए का एक नान, इससे अच्छा एक कम खाओ, 1000 रुपया बच जाएगा। तो इंडियन लोग वहां खुश नहीं रहते, बिकॉज कमाते तो डॉलर में है, लेकिन मेंटेलिटी INR वाली होती है। ठीक, एक रिसेंटली एक केस है अमेरिका का, एक आदमी के वाइफ को ना दांत में दर्द हुआ, तो अमेरिका में दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला इनका RCT कराना होगा, रूट कैनाल कराना होगा। इंडिया में वो 5000 में हो जाता है, 6000 में, वहां 1.5 लाख लगते हैं। तो उसने 6 महीने अपनी बीवी को पेन किलर खिलाया कि 6 महीने के बाद जब इंडिया जाएंगे ना, तो वहां पे RCT करा के लाएंगे। इतना आसान नहीं होता विदेश की लाइफ, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा होता है कि कमाएंगे डॉलर में, लेकिन जब खर्चा करने जाएंगे तो उसको INR में कन्वर्ट कर लेंगे। ये मेंटेलिटी होती है। बाल नहीं कटवाते वो लोग 6-6 महीने तक, क्योंकि 5000 रुपया बाल कटवाने का लग जाएगा इंडिया के हिसाब से, वहां तो डॉलर के हिसाब से होगा, लेकिन तुम तो इंडियन हो, तुम तो क्या सोचोगे, अरे मल्टीप्लाई बाई 85 रुपया, है ना। तो देखो 2 महीने ये लोग इंडिया में आए, खूब मस्ती करी, घूमे फिरे और वापस चले गए। मतलब 24-25 में वो कितने टाइम इंडिया में थे? 2 महीने, और घूम फिर के फिर वापस चले गए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि बताइए 24-25 में ये जो पार्टनरशिप फर्म है, इंडिया की रेजिडेंट मानी जाएगी या नहीं? ये क्वेश्चन है। 24-25 में वो 2 महीने इंडिया आए थे, कौन? एक्टिव पार्टनर। 2 महीने कहां रहे? इंडिया में। क्या टैक्स पर्पज के लिए वो 24-25 में इंडिया के रेजिडेंट माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे? बताइए, आपका क्वेश्चन है। तुम लोगों को बताना है, मैंने कहा था ना क्वेश्चन पूछूंगा। बताइए, इस साल 24-25 में, जिस साल वो इंडिया 2 महीने के लिए आए, क्या टैक्स पर्पज के लिए उनको इंडिया का रेजिडेंट माना जाए? बोलो, जो 2 महीने इंडिया में थे। बोलो, देखो आना इंपॉर्टेंट है ना, आना इंपॉर्टेंट। वैसे तो तुम्हारे घर वाले भी तुमको कहते हैं कि मेरे बच्चों में बड़ा दिमाग है। दिमाग का होना और दिमाग का इस्तेमाल करना दो अलग बात है। पोटेंशियल का होना और पोटेंशियल को यूज करना। कई बार देखा है ना, कुछ बैट्समैन उनका बड़े अच्छा टेक्निकली बहुत साउंड है और 0 पे आउट हो जाते हैं, और कुछ टेक्निकली साउंड नहीं होते लेकिन फिर भी अच्छा खेल के आ जाते हैं। तो याद रखिए, ये 2 महीने इंडिया में जो आए थे ना, इन्होंने बिजनेस नहीं किया यहां पे आके, ये तो इनका प्राइवेट ट्रिप था, घूमने फिरने आए थे। ये फर्म इंडिया की रेजिडेंट नहीं बनेगी। इंडिया का रेजिडेंट बनने के लिए बिजनेस अफेयर, देखो साफ साफ लिखा हुआ था, बिजनेस अफेयर का कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में होना चाहिए था। देखो क्या लिखा हुआ था, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस अफेयर्स। बताइए, क्या वो 2 महीने इंडिया में बिजनेस अफेयर्स के लिए आए थे? ये तो प्राइवेट ट्रिप था, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। यहां आके उन्होंने कोई बिजनेस डिसीजन नहीं लिया, लेकिन यहां से जाने के बाद ये साल तो खत्म हो गया,
25-26 शुरू हो गया और इस 25-26 में एक दिन डी फिर रोने लगा कि मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं तो अब इंडिया ही जाके सेटल होना चाहता हूं। और इन चारों में से सबसे समझदार कौन था? डी। तो एबीसी ने सोचा यार अगर ये चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो एक काम करते हैं, हम ना अपनी फर्म का एक ब्रांच इंडिया में खोल देते हैं। फर्म कहां पर है? दुबई में। लेकिन इन्होंने क्या डिसाइड किया कि इस फर्म का एक ब्रांच हम इंडिया में खोल देते हैं और वहां पे डी को बिठा देते हैं। आजकल तो सारी दुनिया इंटरनेट से जुड़ी हुई है। बोलो, मैंने एक लड़की को कल बोला कि 9:30 बजे मिलते हैं इंटरव्यू के लिए, तो गुस्सा हो गई, कहती रात को 9:30 बजे कौन इंटरव्यू के लिए बुलाता है? मैंने कहा बेटा गूगल, आप जयपुर में बैठी हो, मैं आपको दिल्ली क्यों बुलाऊंगा? आप 9:30 में आपको इनवाइट भेज देता हूं, इंटरव्यू कर लेंगे। और ज्वाइन कब करना है? मैंने कहा कोई नहीं, वर्क फ्रॉम होम करो। आप दिल्ली आके क्यों 10,000, 12,000 रुपया, 15,000 रुपया महीने खर्च करोगे? आपको काम मिल जाएगा, आप वहीं से करो। महीने में सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए आपको दिल्ली रिपोर्टिंग के लिए आना होगा। आजकल तो पूरी दुनिया ऐसे ही काम कर रही है। आपको मालूम है यहां से गुड़गांव जाने में जितना टाइम लग रहा है, उससे जल्दी मैं यहां से मुंबई पहुंच जाऊंगा, 3 घंटे। तो गुड़गांव और दिल्ली की मीटिंग हो ही नहीं रही आजकल, सब गूगल पे हो रहा है, ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही हैं। तो उसने क्या डिसाइड किया कि एक पार्टनर को कहां बिठा देते हैं? इंडिया। अब डी इंडिया आ जाता है और गुड़गांव में उसके लिए एक ऑफिस ले लिया गया। अब वो गुड़गांव में रह के फर्म का बिजनेस संभालता है। बताइए 25-26 में क्या वो फर्म इंडिया के रेजिडेंट हो जाएगी? यस, क्योंकि उसके बिजनेस, फर्म के बिजनेस अफेयर का कंट्रोल मैनेजमेंट पार्टली इंडिया में सिचुएटेड। आता है समझ में? लेकिन मान लो उन्होंने, उनका कोई पार्टनर इंडिया में नहीं आया, लेकिन उनको अपने बिजनेस को कहां एक्सपेंड करना था? इंडिया में। तो उन्होंने लक्ष्मी नगर को हायर कर लिया इंडिया में। इनको लक्ष्मी नगर को, इनको हायर कर लिया, लक्ष्मी नगर है, इनको हायर कर लिया इंडिया में। खाली बैठे हुए थे बेरोजगार, तो फर्म ने कहा बेटा एक काम करो, आप हमारा इंडिया में ना थोड़ा मोड़ा काम संभाल लो, हम आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, सुपरवाइज करेंगे, आप ये काम कर ले। उन्होंने किसी पार्टनर को इंडिया में नहीं भेजा, इंडिया में एक एम्प्लॉय हायर कर लिया। अब एम्प्लॉय उनके डायरेक्शन पे इंडिया में काम करता है। बताइए क्या उस फर्म को हम इंडिया का रेजिडेंट माने? बोलो, द आंसर इज नो। क्योंकि कंट्रोल मैनेज करने का पावर तो पार्टनर के पास होता है, एम्प्लॉय के पास नहीं होता। क्या ध्यान, क्या लिखा हुआ यहां पे? और बताइए एक फर्म का को कंट्रोल और मैनेज करने का पावर किसका होता है? पार्टनर का। हां, अगर पार्टनर कंट्रोल मैनेजमेंट का पावर इनको डेलीगेट कर दे, क्वेश्चन में लिखा हो कि पार्टनर ने अपने सारे राइट्स डिसीजन लेने के किसको डेलीगेट कर दिए? उस एम्प्लॉय को, तो फिर तो हम मान लेंगे। बट एक जनरल एम्प्लॉय को हम ऑर्गेनाइजेशन का हेड और ब्रेन नहीं मानते, और कंट्रोल मैनेज तो वही करता है जो ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके पास हेड और ब्रेन होता है। और कंपनी के केस में हेड ब्रेन होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, पार्टनरशिप फर्म के केस में होता है एक्टिव पार्टनर। बोलिए आता है समझ में? तो एक पार्टनरशिप फर्म, चाहे दुनिया की कोई भी पार्टनरशिप फर्म हो, अगर उसके बिजनेस का कंट्रोल मैनेजमेंट कहां से, होली या पार्टली इंडिया से सिचुएटेड है, तो फिर उसको टैक्स पर्पज के लिए हम इंडिया का रेजिडेंट मानेंगे और उसकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्स हो जाएगी। आता है समझ में? लेकिन जैसे ही नॉन रेजिडेंट, कौन सी इनकम इंडिया में टैक्स होगी? इंडिया। आता है समझ में? एग्जाम में एक शॉर्ट नोट आ जाए, राइट शॉर्ट नोट ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म, एओपी बीओआई तो लिख दोगे। एओपी बीओआई में भी सेम लॉ चलता है, बस वहां पे पार्टनर की जगह मेंबर आते हैं। एओपी के पार्टनर नहीं होते, क्या होते हैं? मेंबर। तो अगर एओपी के बारे में पूछे तो हम पार्टनर को क्या बोल देंगे? मेंबर। बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम रहता है। आता है समझ में? बोलो, पक्की बात? आगे चले तो देखो, मैंने आप लोगों को कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के स्टेटस के बारे में बता दिया। कंपनी का रिवाइज करवा दोगे एक बार?
बताइए इनकम टैक्स के कौन से सेक्शन में कंपनी के स्टेटस के बारे में बात किया गया? सब सेक्शन 3। बताइए कैसे निकालोगे कंपनी का स्टेटस? नहीं, पहले तो इंडियन और फॉरेन कंपनी बोलो। बताइए इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया। अगर वो इंडियन कंपनी है तो वो हमेशा इंडिया की रेजिडेंट मानी जाएगी, वो कभी भी नॉन रेजिडेंट नहीं हो सकती। लेकिन क्या एक फॉरेन कंपनी इंडिया की रेजिडेंट हो सकती है? यस। देखो जो हम पढ़ रहे हैं ना, कोशिश करो कि यही याद आ जाए। जब घर जाके तुम पढ़ते नहीं, मुझे मालूम है। कल एक बच्चा आया था तुम्हारी क्लास का, गुस्सा तो मेरा तुम्हारे ऊपर कल से ही है। क्या था? शाम को 6 बजे तक पढ़ाते हो, ये कोई तरीका है? हमने कहा पढ़ाते ही तो है। हम बुरे तब होते ना कि तुमको बुला के पढ़ाते नहीं, पढ़ाई तो रहे। तुम ही थी ना, कौन था वो तुम्हारे जैसे कोई शाम को आगे कंप्लेन कर रहा है कि देखो हमारे पास 2 ऑप्शन है। ये तो कल चेंज कर रहे थे ये लोग टॉपर्स वाले, वो तो मैं बैठा था, मैंने चेंज नहीं होने दिया। पता क्या कर रहे थे कि फर्स्ट हाफ में फर्स्ट ग्रुप, सेकंड हाफ में सेकंड ग्रुप। सोचो जो फर्स्ट ग्रुप वाला बच्चा है फालतू में उसको रोज आना पड़ेगा। यहां कम से कम एक तो अच्छी चीज है ना कि एक दिन आ गए तो अगले दिन खाली है मेरा, घर पे रिवीजन कर सकता हूं, पैसे भी आने जाने के लगते हैं। तो दोनों ग्रुप वालों को तो मरना ही है, क्योंकि आपने अपना टारगेट ज्यादा सेट कर रखा है। जिसको ज्यादा चाहिए उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो आप दोनों, अच्छा तुम्हारा इंस्टीट्यूट हमारे इंस्टीट्यूट की तरह 3-3 पेपर नहीं किया, अभी 4-4 पेपर ही हैं। और मजे की बात, टाइम तुम्हारे एक टेम्प में ना टाइम कम मिलता है। अब सोचो तुम लोग आए हो जनवरी में, एग्जाम कब है? जून में। 6 महीने भी कहा, देखो बुरा लग गया इसको 6 महीने, वो 6 महीने भी कहा है, सिलेबस ही पूरा नहीं होता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो आदमी कोशिश करता है कि इतना तो पढ़ा दे कि बच्चे पास हो जाएं। बहुत कम टाइम मिलता है। तो दोनों ग्रुप देने वाले बच्चे, टारगेट आपका ज्यादा है तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, सवेरे शाम तक बैठना पड़ेगा। अब शाम को 6 बजे जाने के बाद मुझे नहीं लगता, मैं होता तो मैं तो नहीं करता भाई, मुझे नहीं लगता कोई जाके रिवीजन करता होगा, वो भी सर्दी के टाइम पे। तो तरीका एक ही है, क्लास में अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दीजिए। कोशिश करिए कि घर जाकर रिवीजन करने का मौका नहीं मिलेगा, हम यही पढ़ लें। इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट, फॉरेन कंपनी पोयम इंडिया में है तो रेजिडेंट, पोयम आउटसाइड इंडिया तो नॉन रेजिडेंट, बात खत्म। क्यों जाना घर किताब खोलने के लिए? एक पार्टनरशिप फॉर्म इंडिया की रेजिडेंट हो सकती है अगर उसका कंट्रोल मैनेजमेंट होली या पार्टनर इंडिया में सिचुएटेड हो, और अगर होली पार्टनर इंडिया में नहीं है, 100% आउटसाइड इंडिया तो नॉन रेजिडेंट, बात खत्म। ये तो किया हमने अभी तक। बोलो। चलिए अब सबसे खतरनाक पढ़ने चल रहे हैं हम लोग, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। और पेपर में 99% इसी के आने के चांस होते हैं, 99 क्या 100% हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और ये मुझे बुक से रेफर करना पड़ेगा क्योंकि इसमें लिखवा नहीं सकते, बहुत लेंदी है, तो इसको हम लोग रेफर करेंगे बुक से। देखो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडिविजुअल का स्टेटस, चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर फर्स्ट या सेकंड। देखो अभी लेके आऊंगा ना वहां पे तो बताऊंगा आपको, चिंता नहीं करो, पहले कुछ समझा देता हूं फिर वहां चलते हैं, ठीक है? पेज नंबर 2.2। लेकिन उससे पहले कुछ बातें समझ लेते हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, पेपर में यही आता है। कंपनी वंपनी तो कभी कभी पूछ देता है, लेकिन फ्रीक्वेंटली आपसे इंडिविजुअल का ही स्टेटस पूछेगा। क्या पढ़ने जा रहे हो? एक इंडिविजुअल इंडिया में रेजिडेंट कब होगा, और अगर रेजिडेंट हो गया तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होगा, और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होगा। उससे पहले कुछ क्लियरिटी जरूरी है। बताइए आप में से कितने लोग इंडिया के सिटीजन हो? सब है? तुम्हें कैसे पता? अपने बारे में पता होना चाहिए। कोई नेपाल का भी तो हो सकता है यहाँ पे, पता नहीं नेपाल वाले कॉस्ट अकाउंटेंसी वाला कोर्स क्यों नहीं करते। अभी सीए में जाओगे ना आप, तो 100 में से 20-25 नेपाल वाले मिलेंगे। शायद उनको सीएमए के बारे में पता ही नहीं कि इंडिया में एक और भी कोर्स होता है। एक भी बच्चा मुझे आज तक नहीं मिला नेपाल का, इतने साल से पढ़ा रहा हूं सीएमए को, जो मतलब सीएमए कोर्स करे। तो हो सकता है कोई नेपाल का भी बैठा हो। ठीक, क्या सब लोग इंडिया के सिटीजन हो? पक्का? सिटीजनशिप कार्ड दिखाओ, प्रूफ करो कि आप इंडिया के सिटीजन हो। बताइए, आपने कहा आप क्लेम कर रहे हो
कि आप इंडिया के सिटीजन हो, तो जब कुछ क्लेम करते हो तो उसको प्रूफ भी आप ही को करना होता है। प्रूफ करिए कि आप इंडियन सिटीजन हो। वोटर कार्ड सिटीजनशिप कार्ड होता है। आधार कार्ड के पीछे लिखा होता है कि सिटीजनशिप कार्ड नहीं है। इंडिया में सिटीजनशिप का कोई कार्ड नहीं होता, हम बाई बर्थ इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजनशिप लॉ कहता है कि अगर आप इंडिया में पैदा हुए हो तो आप इंडिया के क्या माने जाओगे। तुमने पता नहीं तुमको एक्सपीरियंस होगा कि नहीं, अमेरिका का भी लॉ यही है। तो इसीलिए इंडियन लोग जो बाहर रहते हैं ना, शादी करने के बाद वाइफ को वहां लेके जाते हैं, बच्चे वहां पैदा करते हैं, क्योंकि वो शुरू से अमेरिका का सिटीजन बन जाएगा, जिससे बाद में चल के उसको बड़ा फायदा होगा। तो मैक्सिमम कंट्री का लॉ यही कहता है कि अगर आप जिस कंट्री में पैदा हुए हो आप वहां के सिटीजन होंगे। तो हमारे इंडिया में भी यही लॉ है, हम लोग बाई बर्थ इंडिया के सिटीजन हैं। लेकिन याद रखिएगा, सिटीजनशिप और रेजिडेंट होना अलग बात है। जरूरी नहीं है कि आप इंडिया के सिटीजन हो तो इंडिया के रेजिडेंट भी होंगे। दिमाग से कुछ चीजें बाहर निकाल देनी है। सचिन तेंदुलकर इंडिया के सिटीजन है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं कि वो रेजिडेंट भी इंडिया के होंगे। रेजिडेंट होना अलग बात है, सिटीजन होना अलग बात है। ठीक, आपके बहुत सारे रिश्तेदार जो इंडिया में पैदा हुए, इंडिया के सिटीजन हैं, लेकिन विदेश में चले गए हैं, वहां नौकरी कर रहे हैं, हो सकता है वो नॉन रेजिडेंट हो टैक्स पर्पज की। तो सिटीजन होना, रेजिडेंट होने की गारंटी, ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक, बताइए क्या आप, अरे अविनाश, अनु पांडे सर का आवाज थोड़ा कम करवा दो, ठीक है, आज जोश में है, वो लेट आए हैं। देखिए, दूसरा, क्या आप इंडियन ओरिजिन के हो। एक तो हो गया सिटीजनशिप, एक होता है ओरिजिन। क्या आप सब लोग इंडियन ओरिजिन के हो। और एक होता है डोमिसाइल। एक होता है सिटीजनशिप, एक होता है डोमिसाइल, और एक होता है ओरिजिन। क्या आप सब लोग इंडियन ओरिजिन के हो या जंगलों से। क्या हम सब लोग इंडियन ओरिजिन से हैं। कौन होता है इंडियन ओरिजिन का। देखिए लॉ क्या कहता है, या तो आप, या आपके मम्मी या पापा, दादा या दादी, नाना या नानी, इनमें से किसी को भी पकड़ लो। या तो आप, आइदर ऑफ योर पेरेंट्स, आइदर ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, और ग्रैंड पेरेंट्स इंक्लूड मदर फादर ऑफ योर मदर ऑल्सो, मतलब नाना नानी। इनमें से कोई भी, यार उनको ज्यादा ही म्यूट नहीं कर दिया, अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं। कहां पैदा हुए हैं, अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे कब मनाता है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने अपना इंडिपेंडेंट मनाना शुरू किया था। उससे एक दिन पहले सब इंडिया ही था, पाकिस्तान नाम का कुछ नहीं था। हम में से ही कट के तो निकला पाकिस्तान। तो या तो आप, आपके मम्मी या पापा, दादा या दादी, नाना या नानी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं, तो आप लोग क्या कहलाओगे, इंडियन ओरिजिन। तो बताइए, हम सब लोग इंडियन ओरिजिन के ही तो हैं। बोलो, कोई बात। ओरिजिन का होना और रेजिडेंट होना दो अलग बात है। मतलब आप इंडियन ओरिजिन के हो तो ये मत कह देना कि आप इंडिया के रेजिडेंट भी हो। रेजिडेंट अलग कॉन्सेप्ट है, ओरिजिन अलग कॉन्सेप्ट है, सिटीजनशिप अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक बात है। बताइए, आप लोग इंडियन डोमिसाइल के हो क्या। तीन चीजें पता होनी चाहिए इंसान को, सिटीजनशिप, ओरिजिन और डोमिसाइल। बताइए, आप सब लोग इंडियन सॉरी इंडियन नहीं, आपका डोमिसाइल क्या है। कोई गांव का बच्चा है यहाँ पे जो गांव से आया हो, ये बताएगा ना बेटा। अच्छा, 6 महीने के बाद है, दिल्ली की हवा लगी तुमको। गांव का नाम नहीं मेरा, गांव का नाम तेज बोलो।
सुन लिया मैंने। थाना, पोस्ट वही, जिला रोहतास, डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो आपकी आइडेंटिटी होती है ना, वो डोमिसाइल होता है। स्टेट बिहार हो गया आपका, है ना। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का, जैसे गांव का नाम, थाना, पोस्ट, ये आपकी लोकल आइडेंटिटी है। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। माइग्रेशन कौन देता है? डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आपकी लोकल आइडेंटिटी, उसको कहते हैं डोमिसाइल। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहते होंगे हमारा गांव ही नहीं है। बेटा याद रखिएगा, उनका डोमिसाइल ही नहीं है। दिल्ली का कोई नहीं होता, दिल्ली में कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आके बसा हुआ है। तो हमें अपना गांव, जिला, थाना, पोस्ट पता होना चाहिए। ये जड़ है हमारा, इसी को कहते हैं डोमिसाइल। तो बताइए, क्या आप इंडियन डोमिसाइल के हो? बोलो। कोई फर्क नहीं। रेजिडेंशियल स्टेटस एक अलग कॉन्सेप्ट है। मतलब आप ये ना बोलना कि मैं इंडियन डोमिसाइल का हूं, इंडियन सिटीजन हूं, इंडियन ओरिजिन का हूं तो मैं इंडिया का रेजिडेंट हूं, नहीं। रेजिडेंशियल स्टेटस एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसका सिटीजनशिप से कोई मतलब नहीं, ओरिजिन से कोई मतलब नहीं, और डोमिसाइल से कोई मतलब नहीं। क्या एक इंडिविजुअल दो कंट्री में सिटीजन हो सकता है? एक ही टाइम पे क्या कोई इंडिविजुअल दो कंट्री का सिटीजन हो सकता है? इसको डुअल सिटीजनशिप कहते हैं। ये इलीगल है। आप एक ही समय पे दो कंट्री के सिटीजन नहीं हो सकते, रेजिडेंट हो सकते हो, सिटीजन नहीं हो सकते। जैसे नेपाल वाले हैं, नेपाल इंडिया में कोई पैदा हुआ तो वो इंडियन सिटीजन है, और नेपाल का लॉ कहता है कि अगर कोई 10 साल कंटिन्यूअस नेपाल में रह गया तो वहां का सिटीजन बन जाएगा। तो मान लो हम लोग कहां पैदा हुए? इंडिया में, और 15 साल से नेपाल में बस गए, तो वहां के भी क्या हो गए? हमें एक सिटीजनशिप छोड़नी होगी। एक ही टाइम पे दो सिटीजनशिप अलाउड नहीं होता। हां, सरकार चाहे तो आपको अवार्ड कर सकती है, गिफ्ट कर सकती है। जैसे सोनिया गांधी कहां पैदा हुई थी? कहां की है वो? इटली की। तो इटली की सिटीजन तो है ही वो, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उनको सिटीजनशिप अवार्ड किया है। तो कोई अवार्ड कर दे सिटीजनशिप तब तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बाय डिफॉल्ट आप दो कंट्री के सिटीजन रहे। आप दो कंट्री के रेजिडेंट हो सकते हो लेकिन सिटीजन नहीं हो। पढ़ना शुरू करें। चलिए, अभी तक जो मैंने आपको बात बताई ये तो बेसिक नॉलेज के लिए थी। अब आइए काम की बात, एग्जाम के लिए। क्या पढ़ने जा रहे हो आप लोग? ऑफ इंडिविजुअल। देखिए, इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट होगा या फिर नॉन रेजिडेंट। एक बार रेजिडेंट हो गया तो ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी। सबसे पहले हम उसको रेजिडेंट बनाने चलेंगे, और रेजिडेंट बनाने का प्रोविजन सेक्शन 6(1) में है। छोड़ दो ये, छोड़, 6(1) में है। देखो, सेक्शन 6(1) में ना दो बेसिक कंडीशन दी गई है, दो। इन दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई कर दो, क्योंकि बीच में क्या लिखा हुआ है? और, तो वो इंडिविजुअल इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन, देखो क्या कहता है, एन इंडिविजुअल इज रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन। कितने बेसिक कंडीशन है? दो। दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई कर दो। कौन हो आप? हम ये नहीं कह रहे कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप इंडियन ओरिजिन के होने चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप इंडियन डोमेस्टिक, आप कोई भी हो, चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, आप इंडिविजुअल हो ना। तो दुनिया में रहने वाले हर इंडिविजुअल के लिए एक ही कानून है इंडिया में स्टेटस निकालने के लिए। बताइए, एन इंडिविजुअल इज इन इंडिया
फॉर अ पीरियड ऑफ 182 days और मोर इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। बताइए रेलिवेंट प्रीवियस ईयर का क्या मतलब है? आप कौन से ईयर का इनकम निकाल रहे हो? आपके एग्जाम में कौन सा ईयर एप्लीकेबल है? प्रीवियस ईयर 24-25, तो आपके लिए रेलिवेंट प्रीवियस ईयर यही होगी। जिस ईयर के लिए आप स्टेटस निकाल रहे हो उसी को हम क्या बोलेंगे? रेलिवेंट ईयर। और हमारे लिए रेलिवेंट क्या है? 24-25। तो अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया में 24-25 फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन इंडिया में रह जाता है तो उसको हम इंडिया का रेजिडेंट बोलेंगे। बात ही खत्म हो। चाहे वो चाइनीज हो, कोरियन हो, रसिया से आया हो, चाहे वो इंडिया, हमें फर्क नहीं पड़ता, बस वो क्या होना चाहिए? इंडिविजुअल होना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो इंडिया का सिटीजन हो, जरूरी नहीं कि वो इंडियन ओरिजिन का हो, जरूरी नहीं कि वो इंडियन डोमिसाइल का हो। अगर वो इंडिविजुअल है और मेरे देश में कितने दिन, उस पर्टिकुलर ईयर में 182 दिन, या किसी ने 120 तो नहीं पढ़ा कहीं पे? तो तुम्हारे फाउंडेशन में नहीं था। 120 आएगा। अभी ये मेन लॉ है, आगे वो भी आएगा। अगर किसी ने कभी 120 दिन सुना है ना, वो भी है, आगे अभी चलेंगे। ये बिल्कुल आप सही पढ़ रहे हो, 182 दिन। अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया में कितने दिन बेटा, 182 डेज मेरे देश में रह जाता है तो उस साल के लिए क्या बन जाएगा इंडिया में? वो रेजिडेंट बन जाएगा। सिंपल सा लॉ है। आप इंडिया आए हो, हम गिन लेंगे कि तुम इंडिया में कितने दिन थे। अगर मिनिमम स्टे इंडिया में आपका 182 दिन है तो टैक्स पर्पज के लिए आप इंडिया के रेजिडेंट बन गए। बताइए कहां रहना है 182 दिन? कहां पे? इंडिया में। कहां? इंडिया तो बहुत बड़ा है। क्या टॉपर्स में, लक्ष्मी नगर में? कहां? इंडिया में रहना जरूरी है, इंडिया में कहां रहते हो ये जरूरी नहीं। और याद करिए, बचपन में पढ़ाया था मैंने आपको, इंडिया इंक्लूड टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। तो अगर कोई इंडिया के टेरिटोरियल वाटर में भी रहता है तो हम मानेंगे कि वो इंडिया में है। और बताइए टेरिटोरियल वाटर मैंने कितना बताया था? ये तो आपका इंडिया हो गया, और हमने यहां तक है ना, याद करो, 12 नॉटिकल माइल्स, मतलब यहां से यहां। अगर कोई इंडिविजुअल इस एरिया में भी रहता है ना तो उसको माना जाएगा कि वो इंडिया में है। ये इंडिया का TWI होता है, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान के सारे कानून यहां पे एप्लीकेबल होते हैं, यहां तक इनकम टैक्स तो पक्का होता है। तो अगर कोई यहां पे आके अपना नाव रोक ले कि मैं 4 दिन इंडिया में नहीं जाऊंगा, इसको भी हम इंडिया ही मानेंगे। तो इंडिया इंक्लूड टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। तो अगर कोई यहां पे स्टे दे रहा है उसको भी हम इंडिया में काउंट करेंगे। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में कितने दिन, बताइए, 182 दिन लगातार, या बीच में आए बीच में जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम तो 365 दिन में से 182 देखेंगे, बात खत्म। वो कितनी बार आया कितनी बार गया हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम तो ये देखेंगे कि एक साल में इंडिया में अगर वो 182 दिन रह जाता है तो उसने सेक्शन 61 क्लॉज ए की कंडीशन फुलफिल कर दी और वो इंडिया का रेजिडेंट बन गया। पूरी जिंदगी भर के लिए या उस साल के लिए? अगले साल फिर देखेंगे। बोलो कैसे गिनोगे कि वो इंडिया में 182 दिन था? मान लीजिए आज वो इंडिया आया, अराइवल डेट, और एक दिन वो इंडिया छोड़ के जाएगा भी, डिपार्चर डेट। तो लॉ कहता है कि जिस दिन आया ना उसको भी एक दिन गिन लो, और जिस दिन गया उसको भी एक दिन गिन लो। मतलब मान लो लिखा हो कि वो 1 जनवरी को आया, तो हम 1 जनवरी को एक दिन मानेंगे। जिस दिन वो इंडिया आया उसको एक दिन मानेंगे। और मान लो वो 28 फरवरी को चला गया, तो जिस दिन गया उसको भी एक दिन मानेंगे।
आता है समझ में? तो अराइवल और डिपार्चर डेट को हम लोग काउंट करते, इग्नोर नहीं करते। हाँ यस, देखो लॉ क्या कहता है ना कि आवरली बेसिस पे स्टेटस निकालो। रियल लॉ कहता है कि कैसे निकालो, आवरली बेसिस पे। लेकिन जो आपका पासपोर्ट होता है ना, क्योंकि पासपोर्ट से ही पता लगता है कि आप कितने दिन इंडिया में थे, तो पासपोर्ट में डेट होता है ना कि आवर्स होता है। तो इनकम टैक्स लॉ ओरिजिनली तो ये कहता है कि आवरली बेसिस पे निकालो। जैसे आप इंडिया में आए 24 घंटे गिनना शुरू कर दो, कंप्लीट करते चलो। लेकिन क्या पासपोर्ट पे आवरली इंफॉर्मेशन दी गई होती है? नहीं, उस पे दिया होता है डेट। तो इसीलिए सेफर साइड के लिए लॉ में करने क्या कहा, फिर एक काम करो, आप अराइवल और डिपार्चर की डेट देख लो। अब तुम 6 बजे आए चाहे सवेरे 5 बजे, अगर वो दिन लग गया है तो आपको काउंट करना पड़ेगा। अगर आपको तकलीफ है तो आप आवरली बेसिस पे निकालो, जो कि पॉसिबल नहीं। तो इसीलिए अराइवल डेट, डिपार्चर डेट दोनों को ही हम लोग काउंट कर लेते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सवेरे आया है या शाम को गया है। आता है समझ में? तो देखिए, अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया में कितने दिन मिनिमम 182 डेज या उससे ज्यादा, कहता है इंडिविजुअल इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 days or more in the relevant previous year, he is resident of India. लेकिन मान लो कोई इंडिया में 181 दिन रह गया, 180 दिन रह गया, तो बताओ क्या वो रेजिडेंट बन पाएगा? उसके लिए हम बी देखेंगे, उसके लिए हम बी देखेंगे। इस ए में तो काम नहीं हो पाया। और देखो बी क्या कहता है, बी कहता है कोई बात नहीं, अगर वो इंडिया में 182 दिन नहीं रहा करंट ईयर में, कोई नहीं, अगर वो 60 दिन भी रहता है ना, देखो क्या कहता है, इंडिविजुअल इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द, लेकिन देखो यहां साथ में क्या लग गया है, एंड। ऊपर वाले में ऐसा कुछ भी नहीं था। ऊपर वाले में तो क्या था, 182 दिन इंडिया में रह गए, काम खत्म। लेकिन ये कहता है कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में कितने दिन, मिनिमम 60 दिन एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 years इमीडिएटली। मतलब करंट ईयर में 60 दिन, पिछले 4 साल में 365 दिन। मतलब एग्जांपल देके समझाता हूं, देखो मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स है, आपका प्रीवियस ईयर है बेटा 24-25, है ना? 24-25 में मान लीजिए वो इंडिया में 80 दिन है, तो एक लॉज से तो बाहर हो गए, 182 दिन तो है ही नहीं। लेकिन पिछले 4 साल का डिटेल आपको क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर 23-24, 22-23, 21-22 और 20। मान लो 100 डेज, 90 डेज, 100 डेज, 90 डेज। ए में तो आ ही नहीं सकते क्योंकि वहां पे 182 चाहिए था। क्या ये 61B में कवर हो जाएंगे? बताओ, पढ़ के देखो। 61B क्लॉज में क्या ये इंडिया के रेजिडेंट बन सकते हैं? चेक करके बताओ। कैलकुलेटर निकालो और काउंट करो ये कितने दिन हुए। कितने दिन हुए ये? 3, जबकि हमें 365 चाहिए। तो पिछले 4 साल में 365 या उससे ज्यादा है और करंट ईयर में 60 दिन या उससे ज्यादा है, तो इन्होंने सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी के कंडीशन को फुलफिल कर दिया है, ये इंडिया के रेजिडेंट बने। देखो ध्यान से, 61B देखो और उसकी कंडीशन फुलफिल करो। क्या कहता है 61B? ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर 60 दिन या उससे ज्यादा प्लस पिछले 4 साल में कितना, 365 दिन। देख लो, फुलफिल है कंडीशन। बोलिए, हटा दो इसको। अब देखो एग्जाम में एक बच्चे ने क्या किया, प्रीवियस ईयर 24-25 में कोई 100 डेज इंडिया में था, ठीक है, और लास्ट 4 इयर्स में मतलब 23-24, 22-23, 21-22 और
90 दिन, 90 दिन, 60 दिन और 100 दिन। जोड़ो इसको। पता है एग्जाम में ना हम बहुत इंटेलिजेंट हो जाते हैं। उस 3 घंटे में एक स्टूडेंट, एक रिसर्च कहता है कि एग्जाम के उन 3 घंटों में स्टूडेंट का दिमाग दुनिया के हर चीज से सबसे तेज दौड़ता है। इस बच्चे ने क्या दिमाग लगाया, कहता है यार 340 कितने चाहिए थे, 365, कह रहा यहां 40 फालतू पड़ा हुआ है। किया था किसी ने ऐसा, यहां 40, क्योंकि यहां हमको कितना चाहिए था 60, वहां कितना है 100, तो 40 तो फालतू पड़ा है ना, 40 शिफ्ट कर दो यहां पे, बोलो तो ये अब 365 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा। क्या ऐसा करना है? नहीं करना है ऐसा। शिफ्टिंग शिफ्टिंग नहीं खेलना। यहां पे तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, लेकिन 4 साल का टोटल 365 या उससे ज्यादा नहीं है, तो ये इंडिया के रेजिडेंट नहीं बनेंगे। दुनिया में किसी भी इंडिविजुअल को उठा लो, जो बाइडेन को उठा लो, ट्रंप को उठा लो, क्रिस गेल को उठा लो, सचिन तेंदुलकर को उठा लो, किसी को भी उठा लो, स्टेटस निकालने का यही लॉ है, हर इंडिविजुअल पर यही लॉ है। बताइए एक इंडिविजुअल इंडिया में टैक्स पर्पज के लिए रेजिडेंट कब बनेगा? बोलो अब, बोलो, बोलना सीख, कब बनेगा? सेक्शन 6(1) में 2 बेसिक कंडीशन दी गई, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाए वो इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा। बताइए पहली कंडीशन क्या थी? मिनिमम स्टे इन इंडिया 182 डेज। अगर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में मिनिमम 182 दिन वो इंडिया में रहता है तो टैक्स पर्पज के लिए वो इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा। लेकिन मान लो 182 दिन नहीं रहता, तो उससे कम रहता है तो बताइए 60 डेज और मोर। लेकिन पिछले 4 साल में बोलिए कितना आसान है। इंडिया में कहां रहना है? कहीं भी रहो कोई दिक्कत नहीं, लगातार रहना है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और जिस दिन हम इंडिया आएंगे और जिस दिन इंडिया छोड़ के जाएंगे उसको कंप्लीट डे मानना है। और इंडिया इंक्लूड टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, तो अगर आप टेरिटोरियल वाटर में हो उसको भी हम इंडिया ही मानेंगे। आता है समझ में? बहुत मुश्किल तो नहीं, पक्का। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे ना ये सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं, सॉरी सेकंड कंडीशन हमें देखने की जरूरत नहीं होती। उन केसेस में पहले से जो पहला कंडीशन है वही देखना होता है। जनरली स्टेटस निकालने के लिए 2 प्रोविजन दिए गए हैं, इसको हम लोग स्कीम बोलते हैं। या तो 182 दिन वाला स्कीम फुलफिल कर दो या 60 + 365 वाला। लेकिन 3 केसेस ऐसे हैं जहां ये वाली स्कीम नहीं चलती, वहां सिर्फ 182 देखना होता है, 60 + 365 नहीं देखना होता। कौन से वो 3 केस हैं और ऐसा क्यों बनाया गया, आइए उसको हम लोग पढ़ते हैं। ये दोनों तो समझ में आ गया ना आप लोगों को? चलिए देखो, क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, हाँ पता लगे ना यहाँ कौन कौन मैसेज करता रहता है। और भावना जो तुम्हारे साथ बैठती थी, कैसे डिसाइड करते हो तुम लोग कि आज जाना है कि नहीं जाना? आज ठीक था। चलिए एक बात बताओ, सीएमए क्यों कर रही हो तुम? मतलब ये ज्ञान कब आया कि मुझे सीएमए करना है? पापा क्या करते हैं? मम्मी? नोएडा में रहते होंगे तुम लोग, समझदार लोग नोएडा में रहते हैं, ठीक है। बड़ा भाई? छोटी बहन है। तो सीएमए का ज्ञान क्यों हुआ बताओ, अभी औरों से पूछना है मुझे। और जब सीएमए का ज्ञान हुआ तो फिर सीए दिमाग में क्यों नहीं आया? तो खुल के बात कर सकते हैं ना? जल्दी बताओ ना, पढ़ाना है मुझे, सिलेबस भी तो खत्म करना है।
अच्छा, हम तो बेरोजगार हो गए। ठीक, आजकल ज्यादा चल रहा है, अच्छी बात है, इनका अपना असेसमेंट, अपना रिसर्च है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो मान लो तुम्हें आज हमने सीएमए की डिग्री दे दी, आज तुम क्या बन गए? कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है। और तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम यूएसए चले जाओ या इंडिया में जॉब कर लो, दो ऑप्शन है, बताइए कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करोगे? नहीं नहीं, मतलब ये मत सोचना कि यूएसए बोल दूंगा तुमको, इंडिपेंडेंट बोलो, बिल्कुल अनबायस होके बोलो, इंडिया या यूएसए। ये क्या बात हुई? एक बार डिसाइड करो ना, इंडिया या यूएसए, क्योंकि तुम्हारी रिकॉर्डिंग हो रही है, तुम्हारे घर वालों के पास जाएगा, मतलब तुम्हारे पापा जो तुम्हारे अंदर जो इन्वेस्टमेंट करे सब बेड इन्वेस्टमेंट है। कहां जाओगे? यूएसए। कहां कमाओगे? टैक्स कहां भरोगे? तो तुम हिंदुस्तान के लिए क्रिमिनल नहीं हो। 20-21 साल की एज में आप कॉस्ट अकाउंटेंट बनोगे और 20-21 साल तक आपने हिंदुस्तान के रिसोर्सेज को यूज किया। आप आज जब हिंदुस्तान के रिसोर्स में कंट्रीब्यूट करने की बारी आई तो यूएसए, गलत नहीं है ये, इसीलिए हिंदुस्तान गरीब है, क्योंकि जो हिंदुस्तान के टैलेंटेड लोग हैं वो जाके विदेश में काम करते हैं और टैक्स भी उसी सरकार को देते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान को वो यूज करते हैं, और जब कंट्रीब्यूट करने की बारी आती है तो विदेश भाग जाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, चलो मान लो तुम विदेश जा रही हो, कौन से प्रीवियस ईयर में? 24-25 में, समझना ध्यान से, और तुम्हें नौकरी मिल गई कहां पे? यूएसए में, और तुम यहां से 3 जून 2024 को जा रही हो, 3 जून 2024 को। बताइए 24-25 में ये इंडिया में कितने दिन रह के जा रही हैं? चौबीस 25 में ये इंडिया में कितने दिन रह के जा रही हैं? भाई साहब मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? 24-25 में इंडिया में कितने दिन? अप्रैल के 30 दिन इंडिया में थी, मई में 31 दिन इंडिया में थी, और जून के 3 दिन, क्योंकि जिस दिन जाएंगे उस दिन भी इंडिया ही मानेंगे हम लोग। कितना? सिर्फ 64 डेज इंडिया में रह के ये कहां जा रही हैं? लेकिन 61B के हिसाब से ये इंडिया में क्या बन चुके हैं? रेजिडेंट, क्योंकि पिछले 4 साल में तो इंडिया में ही थी। सोचो सिर्फ 64 दिन इंडिया में थी और इंडिया की क्या बन गई? अब जाके कहां नौकरी कर रही हैं? यूएसए में कितने दिन थी? 301 दिन, भाई 64 दिन यहां पे, बाकी दिन यूएसए में। सोचो 301 दिन इन्होंने कहां कमाया? यूएसए में, और 64 दिन इंडिया रह के गई, और इंडिया ने क्या बना दिया इनको? रेजिडेंट। अब जैसी इंडिया की रेजिडेंट बन गई, आपको पता है ना इनकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्स होगी। क्या अमेरिका चूड़ियां पहन के बैठा हुआ है? तुम अमेरिका में 301 दिन काम कर रही हो, क्या अमेरिका ये नहीं कहेगा कि तुमने हमारे रिसोर्स को यूज किया है तो हमें टैक्स दो? ऐसा होता है? आप तो ये कह रहे हो कि तुम हमारे रेजिडेंट हो, तो दुनिया में कहीं भी कमाओगे हम इंडिया में टैक्स करेंगे, और जिस कंट्री में कमाओगे क्या वो नहीं कहेगा कि तुमने मेरे देश को यूज किया है मुझे टैक्स दे दो? वो भी तो कहेगा। तो सोचिए इनके ऊपर तो डबल टैक्स हो गया, क्योंकि आपने अमेरिका में इनकम कमाया है तो अमेरिका भी टैक्स मांगेगा, और तुम इंडिया में क्या बन के चली गई? रेजिडेंट, तो इंडिया भी टैक्स मांगेगा। ऐसा होता नहीं। योर इनकम कैन नॉट बी टैक्स ट्वाइस। दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी इनकम के ऊपर दो कंट्री में टैक्स लगे एक ही इनकम के ऊपर। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। एक टोकन से कितनी बार छोले भटूरे खा सकते हो? तो आपकी एक इनकम ना एक ही बार टैक्स होगी। तो ऐसे केस में क्या होता है, आप एक काम करो,
अमेरिका में जो आपको टैक्स देना है ना दे दो, इंडिया में भी टैक्स लगेगा, लेकिन जितना टैक्स तुमने अमेरिका में दिया होगा ना उसका क्रेडिट आपको इंडिया में मिल जाएगा। क्रक्स ये, हाई लेवल की बात कर रहा हूं तुम लोगों से, क्रक्स ये है कि एक ही इनकम के ऊपर 2 बार टैक्स नहीं लगता, कभी नहीं लगेगा। आप जब कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाओगे, आगे पढ़ाई करोगे, जो सिलेबस की पढ़ाई नहीं होती प्रैक्टिकल लाइफ की, उसमें आप लोग पढ़ोगे DTAA। अभी देखो अभी क्या हो गया, ये रेजिडेंट कहां की है, इंडिया की, और कमा कहां रही है, तो दोनों जगह टैक्स होगा? ऐसा नहीं होता। जब ऐसी कभी सिचुएशन आती है ना तो हम क्या पढ़ते हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। मोबाइल है तुम लोगों के पास, निकालो मोबाइल, आज पहली बार मोबाइल का इस्तेमाल हम किसी काम के लिए करेंगे, अच्छे काम के लिए, और उसमें सर्च करो DTA बिटवीन इंडिया एंड USA। DTA बिटवीन इंडिया एंड, आया कुछ निकल के? PDF आया होगा, एक PDF आया होगा, इस पे लिखा होगा कॉम्प्रिहेंसिव DTA। देखो एक लिमिटेड DTA आया होगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव DTA का PDF दिख रहा होगा तुमको, आया? जब कभी भी ऐसा होता है ना कि आपकी इनकम यहां भी टैक्स हो रही है और वहां के लॉ के हिसाब से भी हो रही है, तो ना तो तुम इंडिया का लॉ पढ़ते हो ना ही अमेरिका का लॉ पढ़ते हो, ये वाला लॉ पढ़ते हो जो आपका PDF निकल के आया। और ये लॉ यही बताएगा कि आपकी इनकम 2 कंट्री में टैक्स नहीं हो सकती, अगर दोनों में हो रही है तो जिस कंट्री में टैक्स होगा वो ये बताएगा, दोनों में नहीं हो सकती, फिर ये बताएगा कि कौन से कंट्री में होगी, मतलब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। तो चिंता ना करें, आपकी कोई भी इनकम 2 कंट्री में टैक्स नहीं हो सकती, एक इनकम के ऊपर एक ही कंट्री टैक्स करेगा। अगर बाय डिफॉल्ट दोनों जगह हो रहा है तो फिर हम ये लॉ पढ़ते हैं और ये हमारा क्या करता है, हेल्प करता है कि कौन सी कंट्री में टैक्स होगा, दोनों में नहीं होगा। आता है समझ में? तो सोचिए ये सिर्फ कितने दिन इंडिया रह के गई, 64 दिन, और 301 दिन वहां पे काम किया और वहां क्या बन गई, सॉरी इंडिया में क्या बन गई थी, रेजिडेंट। अब रेजिडेंट बन गई तो यहां भी टैक्स, और सोर्स वहां पे है तो वहां भी टैक्स, तो लॉ मेकर ने ना ऐसे केस में ये 64 दिन वाली कहानी हटा दी और बोला यार 60 दिन तो बहुत कम होते हैं, ऐसे तो इंडियन लोगों को बहुत तकलीफ उठाना पड़ेगा, वहां पे भी टैक्स दो, यहां पे भी फिर डबल टैक्सेशन, रिफंड क्लेम करो, 1000 चीजें। तो उन्होंने लॉ थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया और बोला कि, अब क्या बोला समझाता हूं तुम लोगों को, जो जो बोलूंगा हाँ बोलना। बताओ क्या तुम इंडियन सिटीजन, अब आएगा सिटीजन की बारी, आप इंडियन सिटीजन हो, इंडियन सिटीजन हो, इंडिया छोड़ के जा रहे हो, क्यों? क्यों इंडिया में रोटी नहीं मिलती? फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। अगर कोई इंडियन सिटीजन है, अब वो पूरा DTA पढ़ लोगे क्या तुम? छोड़ दो, इस क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट? आई डोंट थिंक सो। पापा को बोल दिया करो कि हमारे क्लास का टाइम होता है, डिस्टर्ब ना करें, अभी अभी तो अटेंड कर लो, बट सबको बता दिया करो कि मेरे जितने क्लाइंट थे सबके पास मेरा शेड्यूल चला जाता है हर हफ्ते का। इस बीच में चाहे तुम्हारा कितने का भी नुकसान हो जाए, आप मुझे कॉल मत करना, क्योंकि मैं कॉल पिक नहीं, मेरा प्रैक्टिस सब्जेक्ट टू क्लास है, क्लास सब्जेक्ट टू प्रैक्टिस नहीं, ठीक है ना? आज तो चलेगा, एक तो वैसे लेट आई हो तुम। चलिए तो देखो ध्यान से, 301, हाँ, तो लॉ मेकर ने कहा कि अब ऐसे केस में तो अपने लोगों के ऊपर हरासमेंट ज्यादा हो जाएगी, तो उन्होंने कहा कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो, इंडिया छोड़ के जा रहे हो, किस काम के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो हम 60 + 365 नहीं देखेंगे, 182 देखेंगे। अब सोचो ये इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के जा रही हैं एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए, अब ये इंडिया में कितने दिन रह गए, 64 दिन, रेजिडेंट नहीं बनेंगे, 182 देखना होगा हमें। बताइए, तो इनको थोड़ा
इस फालतू के प्रोविजन से छूट मिली ना, तो अपने लोगों को थोड़ा फायदा दिया गया है। कितने केसेस हैं अपने लोगों के? 3। अगर 3 केसेस में आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो या इंडिया आ रहे हो, पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, वही 3 केस, तो उस केस में हम 182 देखेंगे बेटा, 60 + 365 नहीं देखेंगे। आओ देखो पहला केस क्या था। In the following cases only first basic condition is required to be checked. देखिए नंबर 1, an Indian citizen who leave India during the relevant previous year for the purpose of employment outside India. घूमने फिरने गए हो तो नहीं, कोई सेमिनार अटेंड करने गए हो तो नहीं, किस काम से गए हो? एम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉयमेंट पर्पज से गए हो इंडिया से बाहर, और कौन हो तुम? इंडियन सिटीजन, तो आपके लिए 60 + 365 काम नहीं आएगा, आपके लिए हम 182 दिन देखेंगे। मतलब अगर 181 दिन भी आप इंडिया में रह के चले गए तो कोई दिक्कत नहीं, आप इंडिया के नॉन रेजिडेंट ही रहोगे। अगर 182 दिन इंडिया में रह के जाते हो तभी रेजिडेंट बन पाओगे। इससे बताओ हमें फायदा होगा या नुकसान? फायदा। रेजिडेंट बनना हमेशा नुकसानदायक है टैक्स पर्पज के लिए, और 60 दिन में रेजिडेंट बनना और 182 दिन में, तो बताइए हमारे लिए फायदेमंद कौन सा है? 182 वाला। ये फायदा क्यों दिया गया? वहां भी टैक्स यहां भी टैक्स, तो कम से कम 181 दिन तक तो अब हम लोग सेफ हैं। पहले तो 3 जून को गए थे तब भी रेजिडेंट बन गए थे, तो इसीलिए अपने लोगों को थोड़ा फायदा दिया गया और कहा गया कि अगर आप 181 दिन भी इंडिया रह के जाते हो तो आप रेजिडेंट नहीं बनोगे, आप तभी रेजिडेंट बनोगे जब 182 दिन। जनरली रेजिडेंट बनाने के लिए कितनी कंडीशन ली गई है? 2, लेकिन 3 केसेस में हम सिर्फ पहली कंडीशन देखते हैं, और उसमें पहला क्या है? इंडियन सिटीजन लिव इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के जाता है किस पर्पज के लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो हम 182 देखेंगे, 60 + 365 नहीं देखेंगे। बोलो चलिए, क्या करोगे फिर अमेरिका जाके? चले गए ना अमेरिका, क्या करोगे अमेरिका जाके? पैसे कमाओगे, पैसे कमाओगे, पैसे बचाओगे। एक दिन ना आपको फिर अपने देश की याद आएगी। आप अमेरिका रहने थोड़ी गए हो, पैसे कमाने गए। एक दिन ऐसा होगा ना कि पैसे की भूख खत्म हो जाएगी, और रात को 11 बजे जब सोओगे ना, तो अंदर से एक आवाज आएगी कि इस पैसे के लिए तुमने क्या क्या छोड़ा। अभी तुम लोग यहां आए हो ना दिल्ली में, कुछ दिन के बाद जब कमाओगे तो मन में एक बात आएगी कि यार इस कमाने के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किया। देखा करो गांव से फोन आता है कि इस ठंड में वो टपक गए, आता है ना फोन, बुजुर्ग लोग ये टपक गए वो टपक। चलो अभी तो तुम लोग चले भी जाओगे, लेकिन नौकरी लगने के बाद हो सकता है कि अपने दादाजी या नाना जी के देहांत होने में भी ना पहुंच पाए, कई सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। तो जब इन सारी चीजों को जब देखते हो तो फिर लगता है कि यार ये जो मैंने कागज के ढेर इकट्ठे किए हैं, जिसको समाज पैसा कहता है, और जो समाज में छोड़ के यहां आया, वाकई क्या ये मेरे लिए सफलता है, सक्सेस है? सफलता सब कुछ छीन लेती है, माँ बाप परिवार समाज सब। जिस दिन सब छोड़ दोगे उस दिन सफलता तुम्हारे पास आएगी। सफलता बहुत इनसिक्योर होती है, वो सबके साथ रह के आपको नहीं मिलेगी, बहुत सैक्रिफाइस करवाएगी। और जिस दिन तुम्हें ये मिलेगी ना, तुम अपने आप को बहुत अकेला महसूस करोगे। आपके यार दोस्त रिश्तेदार सब छूट चुके हो। हाँ, कुछ लोग किस्मत वाले होते हैं जो इनको साथ लेके चलते हैं, ठीक है। तो बहुत कमा लिया तुमने, बहुत पैसा, व्हाइट हाउस जैसा एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ली तुमने, है ना, लेकिन घर परिवार सब ग्रेटर नोएडा में छूट गया। अब क्या मन करेगा? चलो घर चलते हैं। आप लौट चले। अब आप घर लौट के आ रहे हो। हमारा कानून ये कहता है कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो और इंडिया विजिट पे आ रहे हो घूमने फिरने के लिए, अब सोचो अगर तुम इंडिया विजिट पे आओ और 60 दिन इंडिया में रह जाओ, फिर तो तुम रेजिडेंट बन जाओगे। अगर पिछले 4 साल में 365 दिन आए हुए हो तो आप, तो 60 दिन में क्या इंडिया घूम लोगे आप? तो अपने लोगों को फायदा दिया गया और कहा गया बताइए क्या आप इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो? अगर आपको अपने देश की याद आ रही है
और आप इंडिया विजिट पे आए हो तो आपके लिए भी हम 182 दिन देखेंगे, 60 दिन नहीं। घूमो पूरा बिंदास, 181 दिन घूमो हिंदुस्तान, अपना देश है ना, हमने थोड़ी भेजा था, खुद ही गए थे। रहो 181 दिन, कोई इश्यू नहीं है। तो अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया विजिट के लिए आता है और इंडिया में 182 दिन रहता है तभी इंडिया का रेजिडेंट बनेगा। अगर 181 दिन के बाद चला जाता है तो नहीं बनेगा। आता है समझ में? बोलो। तो ये दूसरा केस हो गया। नंबर पहला क्या था? देखो, इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम ऑन अ, और विजिट का मतलब होता है वापस फिर जाएगा। विजिट का मतलब टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। Who come on a visit to India during the previous year. Visit means such person shall return back. फिर वो घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं। तो अगर आप इंडियन सिटीजन हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, इंडिया विजिट के लिए आ रहे हो, हम आपको पूरे 181 दिन देंगे, 60 दिन पे आपको रेजिडेंट नहीं बनाएंगे। बताइए फायदा है ये? बोलो। चलिए मान लो तीसरा केस, तुम्हारी नौकरी लग गई पानी वाले जहाज पे। कौन से जहाज पे? पानी वाली, जो इंडिया से बाहर भी जाती है। कौन हो तुम? क्रू मेंबर हो। जो जहाज पे काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्रू। अब तुम्हें बार बार इंडिया से बाहर जाना पड़ता है क्योंकि तुम जहाज पे नौकरी करते हो। तो 60 दिन में अगर मैं तुमको रेजिडेंट बना दूंगा तो तुम फटाक से बन जाओगे, क्योंकि आपको बार बार बाहर अंदर जाना पड़ता है। तो कहा गया नहीं, अगर कोई इंडियन सिटीजन who leave India during the relevant year as a member of crew of Indian ship. अगर आप इंडियन शिप पे जॉब करते हो, क्रू मेंबर हो, अब शिप है तो इंडिया से बाहर भी जाएगी, तो हम 60 दिन में आपको रेजिडेंट नहीं बनने देंगे। कितना? 182 दिन अगर इंडिया में रहोगे तब। बताइए कौन सी शिप लिखी गई है? इंडियन शिप। फॉरेन शिप क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि अगर फॉरेन शिप होता तो आप पहले वाले पॉइंट में कवर हो जाते, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया होता। तो फॉरेन शिप तो ऑलरेडी पहले वाले में कवर है। अगर इंडियन शिप पे भी आप जॉब करते हो, कौन हो आप? इंडियन सिटीजन। इंडिया छोड़ के जा रहे हो, क्यों? क्योंकि आप किस पे नौकरी करते हो? क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। एयरक्राफ्ट के लिए लॉ नहीं है ये, शिप पानी वाले जहाज के। तो इंडियन सिटीजन लीव इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, तो हम आपके लिए 182 दिन देखेंगे, 63, 65 नहीं देखेंगे। जनरली एक इंडिविजुअल को इंडिया में रेजिडेंट बनाने के लिए दो कंडीशन दी गई है, 61A 61B, या तो मिनिमम 182 दिन इंडिया में रहे या 60 प्लस 365 रहे। आता है समझ में? लेकिन 3 एक्सेप्शन हैं क्लॉज बी के। 3 केसेस में क्लॉज बी अप्लाई नहीं होगा, 60 प्लस 365 अप्लाई नहीं होगा, वहां सिर्फ 182 अप्लाई होगा। कौन से वो 3 केस हैं? इंडियन सिटीजन लीव इंडिया एज अ इंडियन सिटीजन लीव इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। दूसरा, इंडियन सिटीजन लीव इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। और तीसरा, इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिट इंडिया। इन 3 केसेस में हम 182 मतलब एक ही कंडीशन चेक करेंगे। इन 3 को छोड़ के बाकी जितने केसेस होंगे हमारे पास 2 क्लॉज हैं। अगर इंडिविजुअल दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल कर देता है तो वो इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा। और बताइए 61 में जो 2 बेसिक कंडीशन दी गई हैं, दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई ना करे तो फिर वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। और जैसे ही वो नॉन रेजिडेंट बन गया, बताइए उसके सिर्फ इंडियन इनकम इंडिया में टैक्स होगा। सबसे आसान है नॉन रेजिडेंट। जैसे ही नॉन रेजिडेंट बन गया, आपकी कौन सी इनकम इंडिया में टैक्स होगी? सिर्फ इंडियन इनकम। बोलो, आता है समझ में? तो इतना रिवाइज करो, एक बार बैठ के नजर मार लेना आप यहाँ पे, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से आगे लेके चलेंगे। ठीक है? तो ये नहीं कि मैंने छोड़ दिया क्लास और सब बाहर नजर आ गए। क्लास खत्म होगी, 6 मिनट बचा हुआ अभी, तो 6 मिनट तक इन चीजों को रिवाइज करें, उसके बाद फिर बाहर जाए। ठीक है ना?